सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि अक्षर इवेंट्स जो है उसने ये मुशायरा जो मुनक्किद किया है, जो कवि सम्मेलन यहाँ मुनक्किद किया है यहाँ पे, इसका उद्देश्य ये है कि हमारे देश में बहुत सारे साहित्यकार हैं, कवि हैं, शायर हैं, जो अपनी किताबें तो लिखते हैं, उनका मजमूआ आते ही रहता है आप लोगों के बीच में, लेकिन जब कलाम पढ़ने की बात आती है तो शायद मंच कम से पड़ जाते हैं। और वहीं पर जो नए शायर आते हैं उन लोगों को मंच देना हम समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे अंदर भी कहीं ऐसे कोई कवि पलता है। और बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे अंदर, हमारे भीतर भी कोई कवि है, कोई शायर है जो आपसे कुछ कहना चाहता है। 10 वर्ष की उम्र में मैंने पहली बार कविता लिखी और उसके बाद सालों तक कोई मंच मुझे नसीब नहीं हुआ। तब मुझे ये लगा कि हम जैसे ना जाने कितने परिंदे होंगे जो अर्श में हो सकते हैं लेकिन फर्श पर पड़े हैं। तो क्यों ना ऐसे सारे लोगों को एकत्रित करके एक ऐसा मिशन चलाया जाए, एक ऐसे उद्देश्य से कदम बढ़ाया जाए कि जहां बहुत सारे लोगों को मंच मिले। और मेरी इस भावना में, मेरे इस विचार में लोगों ने कदम से कदम मिलाकर सहयोग दिया है। मैं उन सबका बहुत आभारी हूँ। और सबसे पहले कि जब प्रोग्राम शुरू करते हैं, हम कार्यक्रम करते हैं, कभी सम्मेलन करते हैं, तो सबसे पहले हम माता का आह्वान करते हैं। आज जिस हिसाब से संचालक को पसीना हो रहा है, आप सोच रहे हैं कि सारे कवि आज पसीने की कमाई खाने वाले हैं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। जैसा सर ने आदेश दिया, पहले सरस्वती वंदना कर लेते हैं। मैं तो हास्य का कवि हूं, लेकिन अचानक इन्होंने ये मुझे आदेश दे दिया है तो मैं कोशिश करता हूं। श्वेत वस्त्र धारिणी तू हंस पर सवार माँ, तेज पुंज बाल मूढ़ रावणों को मार माँ। श्वेत वस्त्र धारिणी तू हंस पर सवार माँ, तेज पुंज बाल मूढ़ रावणों को मार माँ। तू कृपा करे तो मूक बोलने लगे कई, ज्ञान टेक पाके पंगु डोलने लगे कई। चक्षुहीन चक्षु अपने खोलने लगे कई, पंखहीन भी परों को तोलने लगे कई। मैं डूबता जहाज हूँ, मुझे भी तो उबार माँ। तेज पुंज बाल मूढ़ रावणों को बार माँ। श्वेत वस्त्र धारिणी तू हंस पर सवार माँ, तेज पुंज बाल मूढ़ रावणों को मार माँ। घोरतम विषाद में फंसा सकल समाज है, दांव पर लगी हुई स्वतंत्रता की लाज है। छल कपट असत्य दांव पेच का ही राज है, गर्व के मुकुट को पुष्ट करने का रिवाज है। इस विडंबना को अपने तेज से सुधार माँ। ज्ञान पुंज बाल मूढ़ रावणों को मार माँ। श्वेत वस्त्र धारिणी तू हंस पर सवार माँ, ज्ञान पुंज बाल मूढ़ रावणों को मार। धन्यवाद। माता का आह्वान किया है, सही में मुझे ऐसा लगता है जैसे माता उतर कर पृथ्वी पर आ गई हैं। और जब साक्षात महेश जी अगर माता का आह्वान करें तो फिर वो क्यों ना आएंगे। जी, मैं बिल्कुल, महेश जी बहुत गोरे हैं, नहीं इस पे भी ताली बजा लीजिए। बहुत गोरे हैं क्योंकि वो गोरेगांव से आते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई तन से गोरे होकर क्या करोगे, एक बार मन से गोरे हो जाओ तो पूरी दुनिया गोरेगांव हो जाएगी। और देखिए काले कपड़े पहनकर आए हैं, उसमें और उजले लग रहे हैं वो। तो मैं चाहता हूं कि जब माता का आह्वान भी उन्होंने किया है, क्योंकि हमारे बीच में बहुत दूर दूर से मेहमान भी आए हैं, और मुंबई से अगर महेश जी हैं तो हम भी मुंबई से हैं, तो मेज़बानी में मैं इतना अधिकार तो उन पर रखता हूं कि उनसे कह सकता हूं
कि आज का जो शुभारंभ जो है काव्य पाठ का, अगर वही कर दें हास्य की कुछ फुलझड़ी के साथ, तो हमको भी बहुत मनोबल मिलेगा और हमारा उत्साहवर्धन हो जाएगा। एक बार मैं चाहता हूँ जैसा वो चाहे, खड़े होकर, बैठकर, मन छम खड़ा कर सकते, माइक खड़ा कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। अगर वो बैठकर पढ़ना चाहें तो बैठकर पढ़ें, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना हो सब तो बता दीजिएगा। आजकल 2000 के नोट बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं। भगवान कसम ये पूरा सेटअप ऐसा बनाया गया है जैसे हम लोगों को आतंकित किया जा रहा है कि बड़ा साहित्यिक माहौल है। पूरी तरह उठा बैठक में ही पेमेंट वसूल हो गया, जितनी बार उठना और बैठना पड़ा है। सच बता रहा हूँ, आप लोग बड़े अच्छे लोग हैं, मैं नेहरू जिमखाना में बहुत बार आता रहता हूँ। पहली बार ऐसे आतंक का सामना कर रहा हूँ इस बालक के कारण। अजीबोगरीब ढंग का यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे मुनीम जी को बिठाया पेढ़ी पे गिरवी का सामान लेने के लिए। संख्या सामने आप लोगों की उतनी ही है जितनी इस देश में ईमानदारी बची हुई है, और ईमानदारी कम संख्या में भी हो तो उसकी आवाज़ इतनी जोरदार होनी चाहिए कि मुट्ठी भर ईमानदार तालियां बजाएं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो बाहर लाखों बेईमानों को पता चल जाए कि ईमानदारों ने तालियां बजाई। मैंने जिंदगी में पहली बार इतने ईमानदार श्रोता देखे जो 100 रुपये का टिकट लेके आए हैं। नहीं तो कवि सम्मेलन के लिए ढूंढना पड़ता है बाहर समोसा लेकर के कि आ जाओ भाई सुनो। आप सभी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और रितेश जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेरे से ही सारी शुरुआत करवाई। मुझे वैसी फीलिंग आ रही जैसे कोई ऑफिस खुलने वाला और पहले झाड़ू पोछा करने वाले को बुला के काम पे लगाते हैं। सरस्वती वंदना से लेकर के काव्यपाठ भी शुरू मेरे से ही करवा दिया सर, एंडिंग भी आपसे। और ये बताओ, मतलब बीच में भागने का भी चांस नहीं छोड़ा। ये गोरे हैं, ये काले हैं, कपड़ों के काले पे कह रहे थे। मुझे अपनी एक रचना याद आती है, हास्य की नहीं है, सुनिएगा। है बहुत आसान सबका जिस्म काला देखना, है बहुत आसान सबका जिस्म काला देखना, पर मेरी विनती है मन का भी उजाला देखना। और भूखा बच्चा भोग का लड्डू उठाकर खा गया, हो सके तो उसके भीतर का शिवाला देखना। वाह, क्या बात है, ये है महेश दुबे जी। और बेटे की ऊंचाइयों को देखना तुम बाद में, पहले उसके बाप के हाथों का छाला देखना। ओह, बहुत बड़ी बात कहती है, तालियां उसकी बनिस्बत देखनी हो जो तुम्हें। बहुत बढ़िया। मैं तो हास्य का आदमी हूँ, ये तो मैं थोड़ा सा ये अपना पेमेंट जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों को ऐसा लगे कि आदमी ठीक ठाक है, नहीं तो क्या अपनी तो धारा ही अलग है। मन तो यही कहीं है, मन का मीत कहाँ है, चलती रही लड़ाई हार जीत कहाँ है। बाबा तो निकल आया है लेकर के जमानत, कोई ये बताए कि हनी प्रीत कहाँ है। नागिन को नचाने के लिए बीन मिलेगी, ढूंढोगे एक को तो तुम्हें 3 मिलेगी। कर लेना जवानी में भजन ओ मेरे राजा, तुमको भी बुढ़ापे में तब जसलीन मिलेगी। तो ऐसा चलता रहता है। हम तो इस लाइन के आदमी हैं, लेकिन क्या कोई भी लाइन में डाल दो चलता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग टेंशन नहीं लेना। मुझे कहा शुरू में थोड़ी देर आराम से हंस खिलखिला लो यार, दुनिया में और क्या है। जो जोर जोर से चिल्लाए वो हॉकर नहीं होता, झूठ मूठ की गुलाटी मारने वाला जोकर नहीं होता। मजा उसी को आता है जो मजा लेना जानता है, मजा किसी के बाप का नौकर नहीं होता। क्या बात है। आप आनंद लेंगे तो आपको मिलेगा। ये देखो, ये प्रोग्राम पे पानी फेरने आ गया। भाई पानी उधर फेरो, लेकिन इधर सिर्फ चाय फेरना। अरे 200 लोग बैठे, खाली 2 बाटली लेके हर किसी को डिस्टर्ब कर रहा है। जिसको मिल गया वो सोच रहा है जैसे सांसद का टिकट मिल गया, बाकी सोच रहे हैं पता नहीं हमारी किस्मत कब खुलेगी। एक तो आप लोगों ने वैसे ही ये सेटअप ऐसा कर रखा है, भगवान कसम इतने आप लोग भक्त वत्सल लोग हो और इतने मेहमान नवाज हो कि जहाँ कूलर चल रहा है वहाँ खुद कुर्सी पे बैठ गए, और जहाँ भट्टी उबल रही है वहाँ हम लोग को उबालने के लिए रख दिया।
ऊपर से आंखों पे इतना बड़ा बड़ा हेलोजन मार रखा है कि हर कवि को कंफ्यूजन हो रहा है कि वो कवि है कि अतीक अहमद है जिससे थाने में पूछताछ होने वाली है। क्या बात है, जिंदाबाद। एक तो वैसे बुढ़ापे में आंख कमजोर है, किसी का चेहरा ही नजर नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, जब पसीना ज्यादा हो तो माला भी वजन लगती है। नहीं एक्चुअली क्या है कि पहले जमाने में पहले माला पहनाते थे तब काटते थे, अब आधा कट गया तब पहना रहे हैं। ऐसा होता रहता है, समस्या ऐसी होती है भाई। इस दुनिया में प्रॉब्लम कहाँ नहीं है। मैं एक दोस्त के घर पे गया, टेंशन में बैठा था। मैंने पूछा किस बात का टेंशन है? बोला एक दिन हर कोई मरेगा। मैंने कहा इसमें इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है? बोला जो सबसे लास्ट में मरेगा उसको लेके कौन जाएगा? पोकट का टेंशन आदमी कहीं से भी ले लेता है। आजकल के ज़माने में आदमी खाली जहर पीने से मरता है ऐसी बात नहीं, दूध पीने से भी मर जाता है। मेरे चाचा जी मर गए, भैंस का ताज़ा दूध पी रहे थे, भैंस बैठ गई। हाँ, धीरे धीरे ही समझ में आएगा। मेरी बातें समझने के लिए आदमी की मिनिमम क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। मेरी बातों पे आदमी 3 बार हंसता है। पहली बार बाजू वाला हंस रहा है उसको देख के हंसने लगता है, दूसरी बार जब बात समझ में आती है तब हंसता है, और तीसरी बार अकेले में ये सोच के हंसता है कि पहली बार तो साला मैं फोकट में ही हंसा था। हंसने की कला ऊपर वाले ने सिर्फ इंसान को दी है, इसीलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। छोटी छोटी बातों पर नाराज होना, गुस्सा करना और चिड़चिड़ाना हम बहुत जल्दी सीख लेते हैं। छोटी छोटी बातों पर हंसना और मुस्कुराना हम भूल गए। अगर छोटी छोटी बातों पर हंसना शुरू कर दें, हमारी जिंदगी जीते जी स्वर्ग हो सकती है साहब। छोटी बड़ी हर खुशी छीन ली है, छोटी बड़ी हर खुशी छीन ली है, प्रेमी से ज्यों प्रेयसी छीन ली है। बहुत याद आती है मुझको गरीबी, तरक्की ने मेरी हंसी छीन ली है। जब आदमी बड़ा होता है ना तो प्रोटोकॉल लग जाता है, हंसने के पहले उसे सोचना पड़ता है। इसीलिए हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, समस्याओं के बारे में सुनिए। महंगे का जिन्हें शौक था सस्ते पे आ गए, आकाश में उड़ते थे वो रास्ते पे आ गए। कोरोना ने संसार का था हाल वो किया, जो लगते थे गले वो नमस्ते पे आ गए। क्या बात है, नमस्ते। ऐसे हालात में एक बार फिर अगर हम और आप अक्षर संस्था के द्वारा एक साथ इस तरह मिल सकते हैं, हंस सकते हैं, खिलखिला सकते हैं, खूबसूरत चेहरों पे नकाब नहीं है, आराम से देख सकते हैं, तो इतनी बड़ी सौभाग्य की बात कब मिल सकती है साहब? नहीं तो कोरोना में तो आधा टेंशन यही होता था कि पता नहीं खाली आंख दिख रही है, अंदर क्या मामला। हमारे घर पे 6 महीने के बाद घरवाली ने हटाया तो मैं तो पहचान ही नहीं पाया, मुझे लगा ससुर जी आ गए हैं। ब्यूटी पार्लर बंद थे। हाँ, जिसको समझ में आ गया उसको मजा आ गया। तालियां ही कवियों को अमरता प्रदान करें और तालियां ही कवियों की जान मारती। तालियां ही तालियां बजाओ, ऐसी तालियां की लगे माता शारदा की कर रहे आरती। कविगण कविता के रथ पे आरूढ़ सभी, और सभी शोकागण रथ के हैं सारथी। तालियों की गूंज से हिला दो ऐसा आसमान, वीणा लिए हाथ में प्रकट हो मां भारती। जो लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करने की कोशिश कर रहे हैं प्लीज़ बंद कर दो। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही कि हम जहां होते हैं वहां नहीं होते। आप YouTube पे जाना, महेश दुबे नाम डालना, असंख्य वीडियो मिलेंगे, यही सब बातें मिलेंगी, आराम से सुन लेना। यहाँ जहाँ प्रेजेंट हो वहाँ मजा ले लो यार। जो नौजवान मेरी वीडियो निकाल रहा है वो इसका क्या करेगा बताओ? कुछ नहीं कर सकता, अपनी गर्लफ्रेंड को भेजेगा, फिर उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगी, तुम्हारा क्या फायदा होगा बताओ? दिमाग से काम लो यार, क्यों अपने लिए खुद समस्या खड़ी कर रहे हो? समस्याएं ऐसे ही खड़ी हो जाती है। एक आदमी ने हाथ पे टैटू बनवाया, जोर जोर से रो रहा था। मैंने कहा मालूम था दर्द होगा तो क्यों बनवाया? बोला दर्द की वजह से थोड़ी रो रहा हूँ, स्पेलिंग गलत हो गई। कैटरीना लिखाने गया था, कुतरीना लिख दिया।
मैं अभी बिहार गया था चुनाव प्रचार करने, समस्या की हाइट देखो, एक आदमी चिल्ला चिल्ला के भाषण दे रहा था, बोला हीरे को हीरा काटता है और लोहे को लोहा काटता है। इतने में उसको एक कुत्ते ने आके काट लिया। बहुत खूब। अब मेरी समझ में आ रहा है कि हर पंच के बाद मुझे 3 मिनट का पॉज लेना है, क्योंकि आप लोग बहुत देर में वहां पहुंच रहे हो, आधा ध्यान तो पानी वाले पे लगा हुआ है। ऐसा होता रहता है, आदमी का ध्यान कहीं कहीं बढ़ता है। आप लोग टेंशन मत लो, देखो बहुत बड़ी टीम है, अपन तो क्या है बनारसी आदमी, हमको माइक दे देना बहुत आसान है, वापस छीनने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ता है। मैं तो बहुत बार माइक लेके बोलते बोलते घर चला जाता हूँ, घर वाली बोलती ये क्या ले आया। ऐसा चलता रहता है, लेकिन आप लोग टेंशन मत लो, आनंद करो। मैं तो वही कहना चाहता हूँ। एक कविता आप लोगों को सुनाता हूँ, बहुत अभी आते आते ट्रेन में लिख रहा था, मैं ट्रेन से आया हूँ आज, क्योंकि बजट ऐसा था कि गाड़ी परवड़ नहीं रही थी। आज तो ट्रेन धन्य हो गई। तो मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ, कहाँ चली गई, यहीं कहीं होगी। किसके बारे में कह रहे हैं रितेश जी? जिसको आप ढूंढ रहे हैं सर। राम राम। हो जाता है कभी कभी। अच्छा, अभी मैंने एक ऐसी कविता लिखी जो भजन के रूप में है, और बिल्कुल ताजा, इसलिए मुझे याद नहीं, इसलिए मुझे देखकर पढ़नी पड़ेगी। सुनाता हूँ आपको। हाँ, मिल गया। अब तो जपो राम का नाम, बोलो राम राम राम, पूरन होंगे सारे काम, बोलो राम राम राम। अब तो जपो राम का नाम, बोलो राम राम, पूरन होंगे सारे काम, बोलो राम राम राम। गांधी मर गए, नेहरू मर गए सारे नेता, गांधी मर गए, नेहरू मर गए सारे नेता, मनमोहन जी बचे हुए हैं, भाव न कोई देता, करते नारी को प्रणाम, बोलो राम राम राम। घाट घाट घूमे पर पग ही एक जगह ना बांधी, घाट घाट घूमे पर पग ही एक जगह ना बांधी, सारी दुनिया घूम कुंवारे रह गए राहुल गांधी, सोनिया करती घर के काम, बोलो राम राम राम। खुद के पास, अगले को सुनिए, खुद के पास न घर ना नारी रहते बड़े उदास, खुद के पास न घर ना नारी रहते बड़े उदास, बुलडोजर ले दूजों का घर तोड़ रहे बिंदास, योगी बाबा है सरनाम, बोलो राम राम राम, पूरन होंगे सारे काम, बोलो राम राम राम। प्रतिभा पाटिल द्रौपदी मुर्मू ने पाई राजधानी, प्रतिभा ताई द्रौपदी मुर्मू ने पाई राजधानी, मर्द कहा कर भी बेचारे लटक गए अडवाणी, मलते हैं घुटनों पर बाम, बोलो राम राम राम। आतंकी चूहों के दम जो कुतर रहा था कान, आतंकी चूहों के दम जो कुतर रहा था कान, भीख मांगता घूम रहा अब भूखा पाकिस्तान, चीनी खींच रहे हैं चाम, बोलो राम राम राम। एक अंतिम कविता सुना के मैं वीर गति को प्राप्त हो जाता हूँ। नहीं सर, मुझे इस आदमी पे पूरा भरोसा नहीं है कि मुझे बाद में पढ़वाएगा। अच्छा, हाँ, ये बहुत खतरनाक टाइप का आदमी है, पहली बार मौका मिल गया तो माइक क्यों छोड़ूं। एक कविता देखिए, यहाँ पर पूरा हिंदुस्तान बैठा हुआ है, हर धर्म के, मजहब के, संप्रदाय के लोग हैं, मंच पर भी ऐसा ही मामला है, इसी को हिंदुस्तान कहते हैं साहब। मुझे किसी कवि की पंक्तियाँ याद आती हैं, यहाँ पर राम बसता है, यहाँ रहमान बसता है, यहाँ हर धर्म का, हर जाति का इंसान बसता है, जो हिंदी बोलते हैं बस वही हिंदू नहीं होते, वो भी हिंदू हैं जिनके दिल में हिंदुस्तान बसता है। तो मेरा एक गीत आपको सुनाता हूँ हमारे इसी हिंदुस्तान के लिए, अंतिम रूप से सुनिएगा। मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान,
एक तरफ मंदिर की घंटी सुन लो, दूजी ओर अजान। मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, जहाँ गुरुद्वारों में हरदम गुरबानी के बोल चले, जहाँ मुसल्ला लिए नमाजी रोज बनाकर गोल चले, जहाँ हिंदुओं के भी जत्थे बम 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 बोल चले, जहाँ जैनियों के मुनिजन तप करने को तन खोल चले। मीरा के संग कान्हा का पूजन करते देखे रस खान। मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, बहुत बढ़िया। एक तरफ मंदिर की घंटी सुन लो, दूजी ओर अजान। मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, यही राम और कान्हा जैसे अवतारों की धरती है, राणा के भाले टीपू की तलवारों की धरती है, गुरु गोविंद सरीखे शेरों सरदारों की धरती है, मीरा सूर कबीरा जैसे कुछ प्यारों की धरती है। यही हिंदुओं की भी श्रद्धा, यही मुसलमान का ईमान। मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, एक तरफ मंदिर की घंटी सुन लो, दूजी ओर अजान। मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, जहाँ कोई ग्वाला रण में गीता का ज्ञान सुनाता है, जहाँ पिता का वचन पालने राजा वन को जाता है, जहाँ सत्य के लिए कोई राजा भिक्षुक बन जाता है, हरिश्चंद्र सर्वस्व त्याग मरघट का डोम कहता है, जहाँ प्राण देती पद्मिनियाँ नहीं छोड़ती अपनी आन। मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, एक तरफ मंदिर की घंटी सुन लो, दूजी ओर अजान। मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, ऐसे गौरवशाली देश को चीनी आंख दिखाते हैं, बंदूकें लेकर के पाकी सीमा में घुस आते हैं, हम में कुछ गद्दार छुपे हैं वो ही हमें सताते हैं, चंद कमीनों की साजिश से 1.25 अरब डर जाते हैं, जिस दिन हम जागेंगे बिल में घुसेंगे चीन और पाकिस्तान। मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, एक तरफ मंदिर की घंटी सुन लो, दूजी ओर अजान। मेरा प्यारा हिंदुस्तान, आन बान और शान रखो, बाइबिल वेद कुरान रखो, गीता का भी ज्ञान रखो, पर दिल में हिंदुस्तान रखो। भारत माता की जय। क्या बात है, बहुत खूब सर। मुझे लग रहा है बहुत प्यारा काव्य पाठ किया है महेश दुबे जी ने, और बीच में एक बात भी कही कि पहले ही पढ़ लेता हूँ, माइक नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि माइक एक बार किसी के हाथ में आ जाए तो फिर वो छोड़ता नहीं है। एक बार एक कवि काव्य पाठ कर रहा था, कुछ ज़्यादा ही पढ़ गया, तो बोला माफ़ करना भैया, मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया, क्योंकि हाथ में घड़ी नहीं थी। तो नीचे से एक दर्शक बोला, पीछे कैलेंडर तो लगा था। तो कभी कभी समय सीमा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन यहाँ बहुत समय हमारे पास है, और इसलिए हमने सबसे पहले ही क्रम में रखा महेश दुबे जी को, जो उनका क्रम नहीं होता है, वो बहुत पीछे पढ़ते हैं, कभी बीच में भी पढ़ लेते हैं, लेकिन आज आते से ही हमने सबसे पहले, क्योंकि जो हमने आपको इंतज़ार कराया उसके बदले में एक पारितोषिक उनके काव्य पाठ के रूप में हमने सबसे पहले ही दे दिया, क्योंकि जब भी हम पकवान बेचते हैं, है ना, तो टेस्ट सबसे पहले वही कराते हैं जो सबसे ज़्यादा टेस्टी लगता है। हाँ, होता है। हमारे राजीव मिश्रा जी तो कहते हैं कि भैया मुझे कभी कभी पहले पढ़वा देते हैं, क्योंकि वो कढ़ाई से जो पहली जलेबी निकलती है ना, उसको भट्टी में डालते हैं। तो महेश जी तो कुछ ऐसा नहीं सोच रहे हैं। और रही बात पेमेंट की, तो अभी और बढ़ाकर देना पड़ेगा। बहुत अच्छा। तो दोस्तों, महेश जी ने काव्य पाठ किया, भगवान शिव को हम महेश कहते हैं। अब मुझे लगता है महेश जी के बाद हम गणेश जी को बुला लें। आप अगर देख रहे हैं और इसमें सबसे ज़्यादा आपको गणेश जी के आकार से मिलता जुलता कोई दिख रहा है, तो उस पर निगाहें जमा लीजिएगा। बिल्कुल काले कपड़ों में है, क्योंकि गणेश जी के प्रिय मित्र हैं शनिदेव। आज शनिवार है,
पूरी तरह से काले कपड़े पहनकर आए हुए हैं। उस पर उन्होंने एक लाल कलर की जैकेट पहन ली है। गणेश जी की मुद्रा में ही बैठे हुए हैं। अच्छा, ये आपको दिख रहे होंगे कि उम्र में बहुत ज़्यादा हैं। इनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, ये बहुत कम है, मुझसे भी छोटे हैं। मैंने इनसे पूछा, पहले इनने बाल छोटे कराए थे, फिर बिल्कुल हटा दिए सर पे से। हमने कहा क्यों भाई, ऐसा क्यों किया? तो कहने लगे मैं बिजनेसमैन हूँ। बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं ये, बताएंगे बाद में। बिजनेसमैन हूँ, रात में लेट जाता था तो मैंने बाल इसलिए छोटे कराए कि हाथ में नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर छोटे कराए हैं, हटा दिए हैं तो फिर से आ जाएंगे। अगर हाथ में आ गए तो ऐसे उखड़ेंगे जो फिर से नहीं आएंगे, तो बड़ी दुविधा हो जाती है। हमारे बीच में हास्य के बहुत बड़े कवि हैं, क्योंकि ये खा पी के टन हैं। ये बहुत बड़े बिजनेसमैन को किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो ये खा पी के टन, मैंने इनसे कहा कि भाई अपना नाम टन क्यों रखा? तो बोले हम खा पी के टन हैं, तो इन्होंने अपना नाम ही टन कवि रख लिया है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आपके बीच में बहुत ज़ोरदार तालियों से बुलाना चाहता हूँ मैं पुष्कर शर्मा जी को। मेरे छोटे भाई हैं। मैं सोच रहा था मेरा नंबर ही नहीं आएगा, फिर भाई साहब ने सुन लिया, थोड़ा सा तरस खाया और दे दिया। तो भाई आपको जानकर खुशी होगी कि आपके बीच में एक टन कवि है। वो जो कुछ करते हैं टन करते हैं, टन के सिवा कुछ नहीं करते। कोई उनसे पूछे आप कैसे, तो बोलते टन। आपकी बीवी कैसी, बोले टना टन। बच्चे कैसे, टन टना टन टन। जो भी करते टना टन, उसके अलावा कुछ नहीं करते थे। तो एक बार साहब ने बुला लिया मंच पे, तो सबने बोला भाई इतनी लाइटें लगाई हैं, महेश दुबे जी को बुलाया है, इतने बड़े बड़े शायर बैठे हैं, अरेंजमेंट कैसा है? पानी भी बट रहा था बीच में, चाय का ऑर्डर दिया गया है, कैसा लगा? तो टन कभी अपनी अंदाज में बोले कि टन 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 भय प्रचंड टन के मंडप छाए, टन बराती टन गराती टन नहीं टन समाए। सबके ऊपर से निकल गए। दुबे जी बोले एक बार और समझाओ। वो फिर चालू हुए, बोले टन 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 भय प्रचंड टन के मंडप छाए, टन बराती टन गराती टन नहीं टन समाए। इनको भूख लग रही थी। ऑर्गेनाइजर बोले सर खाने में क्या? बोले खीर में टन पुड़ी में टन टन को छोक लगाए। ला के बैठ गए। एक शामियाना वाला था जिसका पेमेंट नहीं हुआ था, लेकिन सजाया अच्छा था। वो बोला सर शामियाना कैसा था? बोले टन के तकिए, टन के बिस्तर, टन नहीं टन बिछाए। झुंझला के बैठ गए। एक पंडित जी और बैठे थे पीछे जिनने पूजा कराई थी। बोले हमें भी दक्षिणा नहीं मिली। बोले दक्षिणा कैसी थी? बोले टन चवन्नी टन ठन्नी टन नहीं टन गिनाए। टन के अलावा कुछ बोल नहीं रहे। तो ऑर्गेनाइजर ने सोचा यार बहुत बोर कर रहा है, इसको नीचे उतार। तो ऑडियंस भी पक गई। उतार, जूते चप्पल खूब सुताई थी, वो उतार दिया नीचे। अब थे तो इंटरनेशनल कवि, छोटे मोटे बच्चे बजाते नहीं थे। तो पिट पिटू के नीचे आए तो भाई पुलिस वुलिस आई, 3 साल की बाद मुशक्कत हो गई। हर साल अक्षर ऑर्गेनाइजेशन है ना प्रोग्राम कर रहा था, लेकिन क्या है ना प्रोग्राम में मज़ा नहीं आ रहा था, बोर हो रहे थे लोग। उन्हें यार इतनी बड़ी प्रतिभा है नवी मुंबई की, एक बार और चांस दिया जाए। दुबे जी बोले नहीं बुलाना यार, वो टन टनाटन करता रहता है, मतलब मज़ा नहीं है यार। पर हमारे शायर महोदय बोले नहीं यार थोड़ा सा चलना चाहिए, चांस देते, सुधर गया होगा, 3 साल बहुत होते। फिर से बुलाया गया। फिर से बैठे अपने आसन पर विराजमान हुए, श्रोतागण से बोले कि हम फिर से सुनाएंगे। सब बोले हाँ भाई सुधर गया, टन नहीं बोला। फिर बोले ए सनम। दुबे जी बोले देखो सही किया बुला के, अब नहीं टन बोला। दूसरी बार बोले ए सनम उठा कलम। ऑडियंस बोली सही में सुधर गया, ये तो टन बोल ही नहीं रहा है। फिर चालू हुए ए सनम उठा कलम, कसम है तुझे सिर्फ की, 3 साल बाद मौका मिला टन कर दूंगा सुरख की। वो नहीं सुधर। तो ये टन कवि बड़े तुच्छ से नगण्य से कवि है। इतने बड़े माइकल होल्डिंग और बड़े बड़े कवियों के बीच में अपने को स्वाभिमानित और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने ये 4 छोटी सी तुकबंदी लिखी है, जिसे हम कविता कह सकते हैं, पर कविता है नहीं। मैं दिग्गजों के आगे बहुत छोटा आदमी हूँ। सुनाइए सर, सुनाइए। 4 पंक्तियाँ पेश है कि हमने कविता लिखी है, कि हमने कविता लिखी है, आप भी कहेंगे क्या लिखी है? हमने कविता लिखी है, आप भी कहेंगे क्या झिलाई है, दूध की रबड़ी और उसकी मलाई है। हमने कविता झिलाई है, आप भी कहेंगे दूध की रबड़ी और उसकी मलाई है। एक बार हमने इंटरव्यू फेस किया, पूछने वाले ने हमें चेस किया। बोले जाओ 10 लाख रुपए लेकर आओ। बोले जाओ 10 लाख रुपए लेकर आओ, यदि नहीं है तो खुद को बिकवाओ। फिर क्या था, बात हमारी समझदारी में आई। दिमाग ने एक तरकीब सुझाई। फिर क्या था, घर के बाहर एक बड़ी सी तख्ती लगवाई कि कवि दूल्हा बिकाऊ है, 75,000 रुपये पर मंथ कमाऊ है।
एक कवि दूल्हा बिकाऊ है, 75,500 रुपये पर मंथ कमाऊ है। नीचे की ओर एक नोट चमकता, करोड़पति बाप की इकलौती बेटी को प्राथमिकता। नीचे की ओर एक नोट चमकता, करोड़पति बाप की इकलौती बेटी को प्राथमिकता। उसके बाद हमारी एक एग्जीबिशन लगवाई गई। उसके बाद हमारी एक एग्जीबिशन लगवाई गई, वो उद्घाटन के लिए सुंदर सी मैडम बुलवाई गई। उसके बाद हमारी एग्जीबिशन लगवाई गई, उद्घाटन के लिए सुंदर सी मैडम बुलवाई गई। जैसे ही मैडम शोरूम में आई, हमें देख के मुस्कुराई। जैसे ही मैडम शोरूम में आई, हमें देख के मुस्कुराई। फिर जो उसे चिल्लाई, वाह क्या सूरत पाई है, वाह क्या सूरत पाई है। पीछे से आवाज आई, जी खारघर से मंगवाई है। पीछे से आवाज आई, खारघर से मंगवाई है, क्या आपको पसंद आई है? मैडम बोली क्या दाम लोगे? बोले जो आप दोगे। मैडम बोली क्या दाम लोगे? बोले जो आप दोगे। फिर क्या था, 1,01,000, 1,02,000 हमारी बोली लगाई गई। फिर क्या था, 1,01,000, 1,02,000 हमारी बोली लगाई गई और अंतिम कीमत 10 लाख बैठाई गई। उसके बाद हमें एक आकर्षक डिब्बे में पैक कराया गया। उसके बाद हमें एक आकर्षक डिब्बे में पैक कराया गया, बाई लोडर मैडम के घर पहुंचवाया गया। एक दिन मैडम ने सारी सैनिक को बुलाया, सारा हाल कह सुनाया, फिर इशारे से हमें दिखाया। बोला ये खरीदा है कैसा है? बोला ये खरीदा है कैसा है? एक मैडम बोली ये तो हमारे बिल्कुल उनके जैसा है। एक मैडम बोली तो हमारे उनके जैसा है। चलो होकर आते हैं, घूम के आते हैं, 2-4 दूल्हे खरीद लाते हैं। बोले सुना है नेहरू जिम खाने में दूल्हों की सेल लगी है। बोले सुना है नेहरू जिम खाने में दूल्हों की सेल लगी है। चलो होकर आते हैं, 2-4 दूल्हे खरीद लाते हैं, 2-3 आगे खड़े रहेंगे, 2-3 स्पेयर में पड़े रहेंगे। इस बार बिकवाने के लिए मिस्टर महेश दुबे रखवाए गए। इस बार बिकवाने के लिए मिस्टर महेश दुबे रखवाए गए और पीछे से अजय मिस्त्री दौड़े आए। बोले अरे क्या अकेले ही बिक जाओगे? अरे क्या अकेले ही बिक जाओगे? हमें यहीं छोड़ जाओगे? फिर क्या था, एक दूल्हा बैग स्कीम आई जिसने काफ़ी धूम मचाई। फिर क्या था, एक दूल्हा बैग स्कीम आई जिसने काफ़ी धूम मचाई। उसमें था कोई भी पुराना दूल्हा ले आइए, कोई भी पुराना दूल्हा ले आइए, एकदम नया महेश दुबे ले जाइए। कोई भी पुराना दूल्हा ले आइए, एकदम नया महेश दुबे ले जाइए, अजय मिस्त्री मुफ्त में पाइए, अजय मिस्त्री मुफ्त में पाइए। पसंद ना है तो वापस कर जाइए, पसंद ना है तो वापस कर जाइए। खैर उसके बाद एक और दुकान खोली गई जिसमें था हमारे यहाँ काले नीले उल्टे सीधे हर प्रकार के दूल्हों की रिपेयरिंग की जाती है। जिसमें था हमारे यहाँ काले नीले उल्टे सीधे हर प्रकार के दूल्हों की रिपेयरिंग की जाती है। वो पुरानों दूल्हों की स्कीम लॉट में आती है। इतना था कि हमारी आँख खुल गई, इतना था कि हमारी आँख खुल गई, हकीकत सामने मिल गई। पता चला हम सपना देख रहे थे, पता चला हम सपना देख रहे थे, नींद में ही हाथ पाँव फेंक रहे थे। पता चला हम सपना देख रहे थे, नींद में ही हाथ पाँव फेंक रहे थे। खैर अब इन बातों में नहीं बहेंगे, खैर अब हम इन बातों में नहीं बहेंगे। अब तो बड़े फक्र से कहेंगे, मैडम जाइए पहले अपनी सूरत आईने में देख कर आइए, मैडम जाइए पहले अपनी सूरत आईने में देख कर आइए, पहले खुद को हमारे लायक बनाइए, पहले खुद को हमारे लायक बनाइए। माना कि हम बहुत ज़्यादा कमाऊ नहीं हैं, माना कि हम बहुत ज़्यादा कमाऊ नहीं हैं, फिर भी हम बिकाऊ नहीं हैं, फिर भी हम बिकाऊ नहीं हैं, फिर भी हम बिकाऊ नहीं हैं। बहुत अच्छे भाई, तालियां हो जाए। आप मेरे चाहने पे कुछ भी करने लगते हैं, इसलिए ताली मत बजाइए क्योंकि मैं चाह रहा हूं, इसलिए बजाइए कि उन्होंने सच में अच्छा काव्य पाठ किया। एक बार जोरदार तालियां पुष्कर शर्मा जी के लिए। दोस्तों बात जब कविता की होती है तो मुझे लगता है 3 तरह के कवि होते हैं। पहले कवि वो होते हैं जिनको सुनना चाहिए, दूसरे कवि वो होते हैं जिनको देखना चाहिए। अभी एक फोन आया था मेरे पास में, कहने लगा आपने कवित्री नहीं बुलाई क्या? मैंने बोला क्यों? तो बोले हमको देखने आना था। मैंने कहा कवि सम्मेलन सुनने की चीज है, देखने की थोड़ी ना है। मैंने कहा नहीं आई। बोले क्यों? मैंने कहा पैसा ज़्यादा मांग रही थी और तुम खरीदने नहीं वाले हो, टिकट कितने खरीदने वाले हो? बोले 1। मैंने कहा नहीं बुला सकते, हम नहीं बुलाएंगे। होता दरअसल ये है कि जहाँ AC नहीं हो वहाँ पे हम कवित्री को नहीं बुलाते। तीन घंटे का प्रोग्राम होता है, 3 घंटे का प्रोग्राम होता है। कवित्री को अगर पहले पढ़वा दें, पहले उतार दें, तो जितने देखने वाले पहले ही उतर के चले जाते। कवित्री को तो सुन लिया, आप किसको सुनना? कवित्री को अगर बीच तक बैठा के रखो तो उनका मेकअप उतर जाता है। मैं उसको प्रणाम करता हूँ जिसने फाउंडेशन बनाया है। ये फाउंडेशन बड़ी गजब की चीज़ हुई है, इसने कई लोगों की ज़िंदगी का फाउंडेशन हिला दिया। लड़की देखने गए तो फाउंडेशन लगा के आई थी, और जब सही में बहू घर में मुंह धो के निकली तो पता चला फाउंडेशन हिल चुका है। बड़ी तकलीफ होती है। खैर ये हास्य आपने सुना। मैंने कहा कवि पहले तरह का होता है जिसको आप सुन सकते हैं, दूसरे तरह का हो सकता है जिसको आप देख सकते हैं, है ना।
इसी क्रम में एक बात समझ में आ गई, याद आ गई। एक बार दशहरे के समय में एक कवित्री ने होली की कविता पढ़ दी। हाँ, तो एक दर्शक कहने लगा कि एक दशहरे की कविता भी दिखाओ। तो मैंने कहा देखेगा? तो बोले हाँ। तो देखने वाले कुछ कवि होते हैं जिनको देखा जा सकता है, और तीसरे कवि वो होते हैं जिनसे बचना चाहिए। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं किसी और को बुलाऊं, इससे पहले मैं आपसे थोड़ी सी संजीदगी चाहता हूं। हास्य तो आपने अब तक सुना और बहुत सुना। दोस्तों, जब हम कवि सम्मेलन की बात करते हैं तो किसी ने कहा कि कवि सम्मेलन और मुशायरा तो एक ही बात होती है, अब उसने अलग अलग क्यों लिखा है आपने? तो मैंने उन्हें समझाया कि कवि सम्मेलन एक अलग बात है और मुशायरा एक अलग है, जहाँ शेर होते हैं जो गज़ल का हिस्सा बनते हैं, और वो जब इकट्ठे होते हैं तो गज़ल बनाते हैं, और जहाँ गज़ल पेश की जाती है वो मुशायरा होता है। और गज़ल जिसमें वो कहते हैं खून जलाकर गज़ल लिखी है। गज़ल जो होता है वो लिखना आसान काम नहीं होता है, बड़ा काम होता है। तो दोस्तों, आज हमारे बीच में इंदौर के पास एक जगह है शाजापुर, वहाँ से एक शायर आए हुए हैं। दोस्तों, जो आए नहीं है, जिन्हें बुलाया गया है, मैं ये कह सकता हूँ कि आज के युवा शायरों के वो ऑटोग्राफ हैं, बहुत तेज़ी से जो वायरल हुए हैं, जो ट्रेंडिंग हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। और जब वो गज़ल लिखते हैं तो लगता है कि उनकी सोच, उनका तख़य्युल कितना गज़ब का है जो गज़ल में ढल कर आता है। दोस्तों, मैं आपके बीच में आवाज़ देना चाहता हूँ शाजापुर से आए हुए हमारे बेहतरीन शायर अनुराग अर्श जी को। एक बार जोरदार तालियां अनुराग अर्श के लिए होनी चाहिए। मुझे लगता है ये सही समय है उनके लिए, क्योंकि तादाद बहुत है। इससे पहले कि कुछ और कम हो, मैं चाहता हूं कि इन्हें ज़रूर सुना जाए। बहुत शुक्रिया रितेश भैया। यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। अभी महेश सर ने और टुन्न सर ने बहुत अच्छा आपको हास्य सुनाया। मैं आपको थोड़ी सी संजीदगी की तरफ ले जाता हूँ। आपने रवायती शायरी सुनी होगी। शायरी का एक निज़ाम होता है जिसमें हम लोग रवायती शायरी करते हैं, क्लासिकल शायरी करते हैं। उसके बड़े नाम हमारे बीच में विनीत भैया, शाहनवाज़ अंसारी और धीरज भाई बैठे हैं। मैं कुछ नया आपको जोड़ने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा। मतलब हाजिर करता हूँ जी, अभी सीनियर से इजाज़त के साथ। इरशाद जी। तुम्हारी ज़िंदगी से गम निकाल सकते हैं। क्या बात है। आपको पसंद आए तो हाथ खोलिएगा। तुम्हारी ज़िंदगी से गम निकाल सकते हैं, किसी के बस का नहीं हम निकाल सकते हैं। क्या बात है, बहुत खूब, क्या बात है। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। तुम्हारी ज़िंदगी से गम निकाल सकते हैं, किसी के बस का नहीं हम निकाल सकते हैं। बहुत खूब भाई। जो लोग दिल दुखा के खुश हों उनसे दूर रहो। जो लोग दिल दुखा के खुश हों उनसे दूर रहो। वो लोग जख्म से मरहम निकालते हैं। क्या बात है, मुकम्मल भाई, मुकम्मल। जो लोग दिल दुखा के खुश हों उनसे दूर रहो। वो लोग जख्म से मरहम निकाल सकते हैं। एक आपने मुहावरा सुना होगा कि रस्सी जल गई बल नहीं गया। मैं उस मुहावरे की उलट पेश करता हूँ आपके सामने कि जली हुई जो ये रस्सी है इसकी तुम जानो। जली हुई जो ये रस्सी है इसकी तुम जानो। बची हुई का तो हम निकाल सकते क्या बात है, बची हुई का तो हम निकाल सकते हैं। खम मतलब समझ रहे हैं ना। किसी नज़र की नज़र में उतर नहीं पाए, किसी नज़र की नज़र में उतर नहीं पाए। वो बदनसीब हैं जो प्यार कर नहीं पाए। वो बदनसीब हैं जो प्यार कर नहीं पाए। तुम्हारा हाथ पकड़कर जिधर से गुजरे थे, किसी ना किसी मोड़ पे हम लोग किसी से बिछड़ जाते हैं। तुम्हारा हाथ पकड़कर जिधर से गुजरे थे, तुम्हारे बाद उधर से गुजर नहीं पाए। बहुत खूब, क्या बात है। तुम्हारे बाद फिर उधर से और गुजर शेर नहीं सुनाता पाए। आपको जी। नयन के
कोर गीले हो रहे हैं, नयन के कोर गीले हो रहे हैं, नयन के कोर गीले हो रहे हैं, किसी के हाथ पीले हो रहे हैं। नयन के कोर गीले हो रहे हैं, किसी के हाथ पीले हो रहे हैं। पिया है जहर हमने और हमारे, पिया है जहर हमने और हमारे गले के सांप नीले हो रहे हैं। हाय हाय, बहुत बड़ी बात, क्या बात है भाई। अनुराग मुकम्मल एक बार। पिया है जहर हमने और हमारे गले के सांप नीले हो रहे हैं। यहाँ मैं भी नहीं चढ़ती है साहब, यहाँ मैं भी नहीं चढ़ती है साहब, वहाँ शरबत नशीले हो रहे हैं। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। यहाँ मैं भी नहीं चढ़ती है साहब, वहाँ शरबत नशीले हो रहे हैं। अच्छा, और कुछ शेर सुनाता पीछे हूँ। तक आवाज आ रही है भाई? थोड़ा सा माइक अगर नजदीक रखना हो तो रख सकते हैं जी। वो दूर ही रहे जिसे भी मुझसे प्यार चाहिए, वो दूर ही रहे जिसे भी मुझसे प्यार चाहिए। मैं कहीं बदतमीज़ नहीं हो रहा हूँ, लेकिन मैं आज के दौर की हकीकत आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। वो दूर ही रहे जिसे भी मुझसे प्यार चाहिए, मैं थक चुका हूँ इश्क से, मुझे शिकार चाहिए। हवस का खेल जिस्म की हदों के पार आ गया, हवस का खेल जिस्म की हदों के पार आ गया, बदल बदल के मर्द कह रही है प्यार चाहिए। थोड़ा एक गज़ल आपको, बहुत बढ़िया बात कही है, बहुत गहरी बात कही है। जिनको समझ में आई है वो तो ताली बजा दें, जिनको नहीं आई है वो ज़रूर बजाएं, क्योंकि हमारे एक बहुत सम्मानीय शायर ये कह के गए हैं कि जो हम कहते हैं वो तो समझने में आ जाए तो बड़ी बात है ही, जो हम कह देते हैं और समझ में नहीं आए तो और बड़ी बात होती है जी। मैं एक गज़ल तरन्नुम से पढ़ता हूँ और उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ कि मेरा दिल अटका है उसकी बाली में, मेरा दिल अटका है उसकी बाली में, लाल चुनरिया काले कुर्ते वाली। हाय हाय, मेरा दिल अटका है उसकी बाली में, लाल चुनरिया काले कुर्ते वाली में। बतौर खास एक शेर देखें। यूं लगती है बिंदी उसके चेहरे पर, मंच से ध्यान चाहता हूं। जी बिल्कुल। यूं लगती है बिंदी उसके चेहरे पर, जैसे कुमकुम हो पूजा की थाली। हाय हाय, मेरा दिल अटका है उसकी बाली, उसकी आंखें एक नशा है ठंडा सा, उसकी आंखें एक नशा है ठंडा सा, जैसे चांद रखा हो मैं की प्याली में। यूं गूंथी है उसने गजरे में जुल्फें, मैं इस्तियारा लगाता हूँ अगर पहुँच जाए अब तक तो। जी जी। यूं गूंथी है उसने गजरे में जुल्फें, जैसे नुसरत की सरगम कव्वाली। हाय हाय, नुसरत की जैसे सरगम। नुसरत की सरगम कव्वाली में। आखिरी पंक्तियाँ रखता हूँ आपके बीच। उन आँखों की कोरे मेरी सरहद है, उन आँखों की कोरे मेरी सरहद है, मैं रहता हूँ पलकों की रखवाली में। हाय हाय। मेरा दिल मतलब इनको पुकारा तो इन्होंने एक सवाल उठाया कि क्या शायरी मुंबई में सुनी जाती है, और दोस्तों मैंने आप पर भरोसा करके इन्हें बुलाया है। आप जैसे सामीन इनको दिए, एक बार जोरदार ताली अनुराग अर्श के लिए हो और उन्हें आप फिर से दावत दीजिए